प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष मैं पुनः निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज कुल 3 जन्म कुंडलियां मैंने शामिल करी है। उन कुंडलियों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी हम ढूंढेंगे और कुंडली से बन रहे कुछ ग्रह अवस्था का भी मैं आपको प्रभाव बताऊंगा। तो आप आज की वीडियो के साथ ध्यानपूर्वक जुड़े रहे। और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें तो आप प्रत्येक वीडियो में अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान ये आप कमेंट कर दिया करें, जिससे आगे आपके चयन होने की संभावना बढ़ सके और जब प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम आता है उसमें आपको भी जानकारी प्रदान की जा सके। तो आप इस तरह कार्य किया करें। बाकी अब आइए बिना विलंब किए हम आज जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कुंडली आप देख पा रहे हैं, एक जातक की जन्म कुंडली है। 6 अगस्त 2006 का जन्म है। सुबह 5:10 का जन्म है और जन्म स्थान भटिंडा का है, पंजाब का। इसके आधार पर कुंडली कर्क लग्न और धनु राशि की बनी है। दोनों का प्रभाव देखा जाए तो यह जल तत्व का है लग्न और अग्नि तत्व की राशि है। अब आप जानते हैं एक बात तो कि आग और पानी में कोई मिश्रण नहीं होता, ये बल्कि विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये इस बात को दर्शा रहे हैं लग्न और राशि की जातक को अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जातक आलस करे या दूसरों के प्रभाव में रहे कि दूसरे मेरी मदद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर ऐसा जातक सोचता है तो मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ेगा और ये देखने को मिलेगा कि फिर जातक इतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और देखने योग्य बात यह है कि लग्न का स्वामी छठे भाव में है। आप जानते हैं लग्न का स्वामी छठे भाव में हो तो इसे अवयोग कहा गया है और अवयोग के कारण जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में अधिक सफलता के लिए प्रयास करना पड़ता है, ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको हर बार एक बात और बताते आया हूं कि जब भी यहां पर आप देखते हैं कि जो लग्न बना है, कोई भी लग्न बना हो, उसका स्वामी छठे भाव में हो, तो लग्नेश का छठे भाव में होना इस बात को भी दर्शाता है कि अगर जातक मेहनत कर ले तो अपने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है। ऐसी सफलता जो अन्य अर्जित नहीं कर पाए हो, ऐसी बड़ी सफलता अर्जित करने के लिए यह चंद्रमा और लग्नेश जब छठे भाव में होता है तो प्रेरित करता है। यहां पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा इनको छठे भाव से जोड़ सकता है। जैसे छठे भाव में आप जानते हैं कि वैसे तो फाइनेंस वगैरह के लिए भी कोई अच्छा प्रभाव रहता है, कोई खराब नहीं रहता। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि छठा भाव जब भी शुभ स्थिति में आता हो, शुभ प्रभाव में आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की सरकारी नौकरी से, सेना, मिलिट्री, फौज या किसी को पढ़ाना, ज्ञान देना, यानी किसी भी फील्ड में बोले लेकिन सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करता है। यहां पर देखा जाए तो यहां लग्न में भी सूर्य शनि का योग है। सूर्य शनि भी आप जानते हैं सरकारी नौकरी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है और सूर्य जो है आप जानते हैं, सूर्य जो होता है ये सरकार का कारक होता है। तो शनि का संबंध सूर्य से बनने पर सरकारी क्षेत्र के योग बढ़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। यहां दशम भाव में मंगल की राशि है जिस पर गुरु की दृष्टि है, यानी मंगल की राशि का होना मतलब व्यक्ति में ऊर्जा रहेंगी। अपने कार्य क्षेत्र में जातक कुछ अलग करना चाहेगा, कुछ बड़ा करना चाहेगा। बस ये बात जरूर है कि देखो कर्क राशि होने के चलते भावुकता अधिक रहेंगी और यहाँ चंद्रमा आप देख पा रहे हैं 2 डिग्री पर होने के कारण ये चंद्रमा यहाँ केतु के नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में, जिसके कारण जातक को थोड़ी चिंता, मानसिक तनाव का प्रभाव मिलता है। कुछ रुकावटों का सामना अधिक करना पड़ता है और जितनी सफलता वो अर्जित कर सकता है वो थोड़ी देरी में कर पाता है, जल्दी नहीं कर पाता और यहां भटकाव का प्रभाव अधिक रहता है। लेकिन ओवरऑल फिर भी देखा जाए दशम का स्वामी दूसरे भाव में है, तो वाणी से, कुटुंब से जुड़कर कोई कार्य करना हो, विशेषकर वाणी अधिक प्रभाव में आती है। और लग्न में बुध भी है तो यह प्रभाव देता है कि जातक को थोड़ी मैनेजमेंट करना या अपनी बुद्धि से काम करना या फिर अपनी वाणी से काम करना उसका प्रभाव देता है। तो डॉक्टरी आदि के लिए भी जैसे छठा भाव रोग का भाव है। अब रोग भाव में जब लग्नेश होता है तो एक बात यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्ति को ये किसी प्रकार के ऐसे कार्य से जोड़ दे जिससे इसे अन्य की परेशानियों को, अन्य के रोगों को, अन्य के दुख दर्दों को दूर करना पड़े। तो यहाँ पर यह प्रभाव चंद्रमा का अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ, जब तक मेहनत करे तो सफलता अच्छी मिल जाएगी। ये बोला जा सकता है कि देखो चंद्रमा जब भी कमजोर होगा तो ऐसे व्यक्ति को एकदम किसी, जैसे मैंने सरकारी क्षेत्र की बात करी, तो सरकारी नौकरी में एकदम पास तक ले जाएगा, लेकिन 1-2 नंबर से रोकने का काम कमजोर चंद्रमा करता है। तो वो योग जातक की कुंडली में अवश्य बनता है।
और अगर जातक प्रयास करे तो भले एक बार में नहीं, लेकिन एक से अधिक बार प्रयास करने पर सफलता के योग है तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। ये भी है कि देखो तीसरे भाव में केतु है, ये भी इसी बात को दर्शाता है कि कोई भी जातक का काम एक बारी में नहीं बनेगा, उसे बनाने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ेगा। और ऊपर से लग्नगत शनि, ये भी आप जानते हैं कि थोड़ा धीमी गति से काम करना, आलस का प्रभाव देना, या फिर ये बोल सकते हैं कि शनि के प्रभाव से कार्य में विलंब उत्पन्न होना, ये भी स्थिति बन जाती है। तो वो जातक के साथ बनेगी, जातक को उसका प्रभाव मिलेगा। यहां पर ये शनि वैसे तो अस्त है और करीबी स्थिति में है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि जातक को अपनी मेहनत से ही जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। शनि सूर्य साथ हो तो मैं बता चुका हूं कि चलो ये पिता से तालमेल कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, व्यक्ति को गंभीर स्वभाव का बनाने के लिए यह अच्छा योग होता है। यानी मैं बोल सकता हूं इस जातक के जीवन में ये बचपन में अन्य की तरह काम नहीं करेगा, यानी अन्य जैसे खेलकूद में लगे रहते हैं, अपने बचपन को एंजॉय करते हैं, वैसा स्वभाव जातक का नहीं रहेगा। बल्कि जातक अधिक ध्यान देगा कि करियर में कैसे कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ अलग कर सकता हूं। तो ये जातक के लिए सफलतादायक सिद्ध होगा। और यहाँ ये चतुर्थ भाव में स्थित गुरु, कर्क लग्न में वैसे गुरु आप जानते हैं मैं इसे अच्छा नहीं कहता, क्योंकि छठे का स्वामी है मुख्य रूप से, तो ये जहां बैठेगा कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेगा। यहां पर है तो माता के स्वास्थ्य में, माता से संबंधों में खराबी उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी गुरु एक शुभ ग्रह है। और चतुर्थ भाव में गुरु दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में इसी घर परिवार जहां पर उसका जन्म हुआ है, उसी घर परिवार, उसी कुटुंब से पहले भी जुड़ा हुआ था, पूरा इसी घर परिवार में आया है, जिसके चलते पूर्वजों का, ईश्वर का अच्छा आशीर्वाद, अच्छी कृपा ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। और सूर्य शनि के योग के चलते भी व्यक्ति धार्मिक है, परोपकारी है। तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली का जो प्रभाव है शुभ प्रभाव है, पर जातक को मेहनत की आवश्यकता ज्यादा है। यहाँ शुक्र 12वें में होकर सौभाग्यशाली बनाता है, लेकिन खर्चीला भी बनाता है। और चंद्रमा की दृष्टि है तो थोड़ा भटकाव भी उत्पन्न करता है। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो अभी शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा इन्हें 2012 से चल रही है और 2032 तक चलने वाली ये शुक्र की दशा है। अब देखा जाए तो अभी शुक्र में गुरु की दशा है। ऐसी स्थिति में अभी एक वर्ष जो इसका प्रभाव है, इसमें जातक कुछ अच्छी चीजों से जुड़ सकता है, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए अभी का समय अच्छा है। और शनि बुध भी साथ में है, जो दर्शाता है कि जातक को अधिक शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। और गुरु और शुक्र का प्रभाव भी नवम पंचम योग का है, शुक्र तो वर्गोत्तमी भी है, आप देख पा रहे हैं। तो यानी ये प्रभाव अच्छा प्रदान करेगा, जातक को जीवन में उन्नति और सफलता देने का काम करेगा। और अभी का समय कहीं दूर देशों से जुड़ने के लिए और कुछ अच्छा अपने जीवन में करने के लिए प्रभाव अच्छा दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप देख पाएंगे कि शुक्र और गुरु का संबंध नवम पंचम योग का है। ऐसे में कई बार शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना, बाहर से जुड़ना या विदेश चले जाना, उस तरह के योग भी जातक की कुंडली में है। शुक्र भी आप जानते हैं कई बार जीवन काल में हवाई यात्राएं करवाता है। और राहु भी आप देख पा रहे हैं कि कुंडली के यहाँ पर नवम भाव में है, जो भी विदेश से जोड़ने का काम करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी जातक जहां भी रहे, लेकिन आगे चलकर जातक के योग जन्म स्थान से दूर जाने के तो है ही, जातक विदेश चला जाए तो उसके लिए ज्यादा अच्छा प्रभाव बनेगा और जातक को विदेश जाने पर सफलता भी मिलेगी। अभी भी गुरु का प्रभाव अच्छा ही है, आगे भी बुध के प्रभाव, केतु के प्रभाव में बहुत मजबूती रहेगी। तो जातक उस समय पर कहीं विदेश जाने के लिए प्रयास करेगा तो भी अच्छा रहेगा, और कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा चालू करेगा तो भी प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। तो इसीलिए जातक की कुंडली को अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रभाव अच्छा है। बस इस चंद्रमा को बलवान करने की आवश्यकता है, जिससे जातक के जीवन में सभी काम और अच्छे बन जाएंगे। और इस चंद्रमा के लिए जातक को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही साथ सफेद वस्तु जो खाने से जुड़ी हुई हो किसी मंदिर में दान करना चाहिए प्रत्येक गुरुवार की गुरुवार। ऐसा करने से जातक का चंद्रमा बलवान होगा, गुरु में बल आएगा और शुभ स्थिति जातक के जीवन में बनेगी। बाकी सफलता आदि के योग अच्छे हैं। यहाँ दूसरे भाव का मंगल भी आप जानते यही दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में घर में छोटा भी होगा तो भी बड़ों के समान काम करेगा, या फिर जिम्मेदारी समझकर अगर इसका कोई बड़ा भाई भी हुआ तो भी ये जातक स्वयं उसके बड़े भाई के रूप में काम करेगा, उसके लिए अच्छा सोचने का, कुछ बड़ा करने का काम करेगा। तो मैं यही समझता हूं जातक की कुंडली के योग अच्छे हैं, सफलतादायक योग है और आगे चलकर जातक को उन्नति भी देने वाले हैं। अभी तो मैं कहूं कि चलो शुक्र की दशा है, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा आलस का प्रभाव रहेगा, भटकाव रहेगा, लेकिन आगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये जितने भी ग्रह लगेंगे, देखिए अभी सूर्य लगेगा, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर नवम भाव में बैठा राहु। तो ओवरऑल अगर आगे का समय देखा जाए तो जातक के लिए उन्नतिदायक है। 2032 से सूर्य की महादशा चालू होंगी और लगातार 2073 तक
राहु तक प्रभाव है, उसके बाद भी गुरु कोई खराब नहीं है। यानी ओवरऑल फिर आगे का जीवन जातक का अधिक अच्छा रहेगा और सफलता प्रदायक योग जातक के जीवन में बनेंगे। तो अभी बस प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी की मेहनत जातक को जीवन भर अच्छा प्रभाव देंगी। तो ये कुछ ग्रह अवस्था जातक की बनी हुई है जीवन में विवाह के बाद, और 26 वर्ष की आयु के बाद जातक का भाग्योदय होगा और जातक को तरक्की ज्यादा मिल पाएंगी। तो ये कुछ प्रभाव है। बाकी जातक को बस यहाँ चंद्रमा को बलवान करना है। चाहे तो चांदी की चेन भी जातक धारण कर सकता है, उससे भी कोई खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। उससे भी जातक को अच्छी स्थिति बनती नजर आएंगी जो जातक के लिए अच्छी रहेंगी। बाकी तो आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे तो आप बता दीजिए। बाकी अगर हम अब दूसरी कुंडली पर बढ़े तो दूसरी कुंडली आप देख पा रहे हैं, यहां दूसरी कुंडली है। ये भी एक जातक की कुंडली है। आप इनकी कुंडली की डिटेल से तो देख ही पा रहे हैं। यहां पर लग्न बना है वृश्चिक, राशि बनी है यहां पर कर्क। देखा जाए तो जल तत्व का लग्न है, जल तत्व की राशि है। सफलता के लिए, तरक्की के लिए प्रभाव अच्छा है। यहां पर लग्न का स्वामी कुंडली के छठे भाव में है। छठे भाव में लग्नेश का होना थोड़ा मिला जुला है। अब देखिए, पिछली कुंडली में था तो थोड़ा ज्यादा खराब था, क्योंकि वो भले मित्र राशि में था, लेकिन एक बात थी कि वो मतलब स्वयं की राशि में नहीं था जितना यहाँ पर मंगल है। मंगल को आप जानते हैं छठे भाव में बलवान भी होता है और अपनी ही राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो ज्यादा अच्छा प्रभाव ये प्रदान करेगा। साथ ही साथ ये मंगल के चलते शत्रु हंता योग बनता है। जातक के शत्रु होते अवश्य है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते। यह अवश्य है कि इस मंगल से त्रिकोण में केतु और शनि विराजमान है। तो ये आप जानते हैं कि अगर त्रिकोण में कोई ग्रह किसी से बैठता है तो एक प्रकार से युति का प्रभाव देता है, और मंगल के ऊपर केतु शनि का प्रभाव जातक को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वाहन आदि चलाते समय चोट चपेट एक्सीडेंट आदि जैसे योग यहां पर बन सकते हैं, क्योंकि ये मंगल इस तरह के प्रभाव में है। बाकी अगर देखा जाए तो ये मंगल को फिर भी मेहनत के बाद, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है छठे में है, तो बहुत अधिक मेहनत के बाद, संघर्षों के बाद जातक को सफलता देता है। यह अलग बात है कि दशम भाव में स्थित केतु बार बार कार्य को बदलाना या कार्य क्षेत्र में अस्थिरता प्रदान करने का काम ये केतु करता है। इस केतु के लिए हमेशा मैं बोलता आया हूं कि जातक को यही काम करना चाहिए कि वो जहां भी रहता हो, जैसे घर अगर उसका जहां पर भी हो, वहां से दूर स्थान पर लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उसे कोई काम करना चाहिए। जब जातक ऐसा कोई काम करता है तो सफलता अधिक मिलती है। डेली जाना, डेली आना, ये जातक को सफलता देकर जाता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु परिवर्तन वाला ग्रह है। अगर जातक स्वयं परिवर्तन नहीं करता तो वो काम को बदलता रहता है और फिर काम में स्थिर नहीं हो पाता। यहां तो अगर आप अभी देखें तो ये जो सूर्य है दशम का स्वामी, ये भी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। राजनीति आदि के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जनता का होता है। यहाँ शनि की दृष्टि भी है, तो सूर्य राहु शनि का प्रभाव बन रहा है, जो जातक को राजनीति में तो जोड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के चलते यहां पर जातक परेशान अधिक रहेगा, क्योंकि दशम का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में है, दिग्बल से विहीन है, रात्रि के समय कमजोर है, ऊपर से राहु के साथ है और ऊपर से शनि की दृष्टि में है। तो ये सारी स्थिति सूर्य को अधिक कमजोर कर रही है, और ये कमजोर सूर्य यहाँ जातक को मानसिक तनाव, चिंता तो देगा ही, घर में कलह की स्थिति भी बनाए, पेट संबंधी परेशानी भी दे, लेकिन उसके साथ में कार्य क्षेत्र में अस्थिरता भी प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में जातक को अप्रैल 2018 से इसी सूर्य की दशा चल रही है, जो सूर्य की 6 वर्षीय दशा अप्रैल 2024 में जाकर समाप्त होंगी, यानी इसी वर्ष अप्रैल में जाकर समाप्त होंगी, जिससे ये जो परेशानी जातक को अधिक मिल रही थी पिछले 6 वर्षों से, वो समाप्त होंगी और जातक को ज्यादा अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। क्योंकि आगे जातक को चंद्रमा की महादशा चालू होने वाली है, जो भाग्य का स्वामी है, और इसकी दशा 10 वर्षों की होती है। तो ये 10 वर्ष जातक को भाग्योदय का प्रभाव भी देंगे और जातक को उन्नति और सफलता देने का काम भी करेंगे। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जातक के जीवन में आगे का जो समय है, अभी से कुछ अप्रैल के बाद से ही, अप्रैल से ही बल्कि, जातक के लिए जो समय है बहुत अच्छा है, उन्नतिदायक है, सफलतादायक है। और अभी का समय देखा जाए तो सूर्य में शुक्र की दशा चल रही है। अब देखा जाए तो सूर्य की हालांकि ओवरऑल दशा को देखें तो ये यहां पर शनि की दृष्टि में पीड़ित भी है और राहु और सूर्य साथ में भी है। इसके चलते जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, अब ये केतु मंगल का योग तो यहाँ पर ऑपरेशन आदि का प्रभाव भी देता है, और सूर्य राहु भी है तो हड्डी आदि से जुड़े रोग प्रदान करने की स्थिति बना भी देता है। यहां देखा जाए तो जातक को रोग का प्रभाव वर्तमान में अधिक मिले, इस सूर्य की दशा में अधिक मिले, इस तरह का प्रभाव है। अभी हालांकि अप्रैल तक स्थिति थोड़ी कमजोर है, उसके बाद से जो स्थिति है सारी अच्छी है। चंद्रमा में चंद्रमा थोड़ा
फिर भी मिला जुला रहेगा, लेकिन धीरे धीरे मजबूती आना चालू हो जाएंगी, जो सूर्य से बहुत अच्छी रहेंगी। सूर्य से प्रभाव अभी आगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और बल्कि मैं ये कहूँ कि सूर्य में जैसे अन्य से तालमेल खराब होना, बड़े लोगों से, पिता से या उच्च अधिकारियों से तालमेल खराब होना, वो प्रभाव भी हट जाएगा। जातक को अच्छा परिणाम मिल पाएगा। और अभी देखा जाए तो देखिए सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा है, तो इसमें देखा जाए तो ये शुक्र वैसे तो इस कुंडली में सप्तम का स्वामी, 12वें का स्वामी है। ऐसी स्थिति में व्यापार में हानि या कार्य क्षेत्र में नुकसान, हानि का प्रभाव बनना, सूर्य से भी 12वें भाव में ये शुक्र बैठा हुआ है, जो भी इसी बात को दर्शा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात देखी जा सकती है कि वर्तमान समय में घर परिवार के साथ जुड़ करके जातक कोई अलग कार्य में जुड़े या कोई कार्य में बदलाव करे, कुछ बड़ा परिवर्तन करे, ऐसी कुछ बातें संभव है। और वो जातक के लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आगे के समय पर दशा अच्छी है। तो अभी की परेशानी, चिंता जातक की दूर होने वाली है। और अभी जो कार्य क्षेत्र में जातक परिवर्तन करेगा, उससे आगे अनुकूल परिणाम बनेगा। बस इस केतु के लिए ये काम, 2 काम करना चाहिए कि पीली वस्तु का दान करना और अपने नहाने के पानी में गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी मिलाना। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने कहा परिवर्तन करना, यात्रा करना, वो जातक को जुड़े रहना चाहिए। डेली 15-20 किलोमीटर जाना आना करना हो तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसी स्थिति न बन पाए तो जातक को ये काम करना चाहिए कि प्रत्येक रविवार के दिन या किसी एक दिन छुट्टी का निकाल कर जातक को आसपास 40-50 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी एक अच्छा स्थान हो, वहां जाना चाहिए, वहां कुछ देर बिताना चाहिए और फिर वापस अपने घर पर आना चाहिए। ऐसा प्रत्येक सप्ताह जातक को करना चाहिए। इससे जातक के लिए प्रभाव अच्छा बनेगा और परेशानी आदि दूर हो जाएंगी। बाकी ये सूर्य की दशा थोड़ी कमजोर नजर आती है, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो सूर्य यहाँ पर राहु के ही नक्षत्र में, राहु के ही साथ विराजमान है और शनि की दृष्टि में भी है, दिग्बल में कमजोर भी है। तो सभी प्रकार से राहु का बल जो है, सूर्य का बल जो है कमजोर हुआ है। क्योंकि राहु का बारे में मैंने आपको बताया है कि राहु जिस ग्रह के साथ होता है उसके बल को स्वयं में ले लेता है और वो ग्रह कमजोर हो जाता है, राहु बलवान हो जाता है। इसीलिए राहु की दशा अंतर्दशा तो अच्छा प्रभाव देंगी, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा हमेशा परेशानी और चिंता ही देने का काम करेंगी। तो यह प्रभाव यहाँ पर जातक के लिए अधिक बन रहा है। शनि की दृष्टि में होने से भी ये स्थिति में वृद्धि हो रही है। इसीलिए जातक को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, रविवार को नमक का त्याग करना, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना और सूर्य के 12 नामों को पढ़ना या फिर 24 बार प्रतिदिन यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप जातक कर सकता है। तो ये कुछ कार्य करने से जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी आजीवन के लिए गुरु का रत्न या चंद्रमा का रत्न या दोनों जातक धारण कर सकता है, जिससे जातक को अच्छा प्रभाव मिलेगा। देखिए गुरु भी 3 डिग्री पर है, चंद्रमा भी 28 डिग्री पर है, तो दोनों को बलवान कर लिया जाएगा तो जातक को अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। अन्य किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है और आगे दशा भी अच्छी है तो जातक को प्रभाव अच्छा मिल जाएगा। तो जातक को बस यही कुछ कार्य करना चाहिए। सूर्य को अधिक बलवान करने पर ध्यान देना चाहिए और पिता से, बड़े लोगों से सबसे अच्छा सम्मान बनाकर रखना चाहिए, अपने संबंध अच्छे बनाकर रखना चाहिए। और आगे ये भी कोशिश करना चाहिए कि जातक कम से कम झूठ बोले, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है सूर्य राहु की युति में जातक कई बार आदत ऐसी बन जाती है कि जातक को झूठ बोलना एक आदत में आ जाता है। तो उससे जातक को बचना चाहिए, जो आगे चलकर जातक के लिए कोई परेशानी भी उत्पन्न ना करे और अच्छा रहे। तो जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर सकते हैं। अब आज की अंतिम और तीसरी कुंडली की बात करें तो आप जातक की डिटेल से देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस जातक की कुंडली बनी है मीन लग्न और मीन राशि की। लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। यहां पर देखा जाए तो जल तत्व का लग्न, जल तत्व की राशि, प्रभाव अच्छा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि रेवती नक्षत्र में जन्म होने वाले व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। साथ ही साथ कई बार जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है, जन्म स्थान से कहीं दूर जाना पड़ता है। और घर परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता की बात करें, पत्नी की बात करें, तो जातक को अन्य से इतना सहयोग अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन जातक सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करता है, स्वयं धार्मिक होता है, धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है और अपने से कोशिश करता है कि सभी के लिए अच्छा किया जाए, सभी के लिए अच्छा सोचा जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अच्छा करने के बाद भी अच्छा प्रभाव धीरे धीरे मिल पाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म होने पर जीवन के 50 वर्ष की आयु के बाद से धीरे धीरे करके जातक के लिए शुभ प्रभाव बनना चालू होता है। तो जातक के लिए देखा जाए तो अभी इसी वर्ष के जुलाई में 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली है। ऐसी अवस्था में कहा जा सकता है कि जातक के लिए अब आगे अच्छा समय बनना चालू होगा। नक्षत्र के आधार पर जातक को शुभ स्थिति बनना चालू हो जाएंगी, आगे मिलना चालू हो जाएंगी। फिर अगर देखा जाए तो लग्न का स्वामी 12वें भाव में है, जो थोड़ा कमजोर होता है, अवयोग का निर्माण करता है। वक्री हो जाने से थोड़े इसके फल में कमी आएंगी, क्योंकि
लग्नेश जैसा ग्रह 12वें भाव में कमजोर भाव में वक्री होगा तो अपने प्रभाव कमजोर दे पाएगा। ऐसी अवस्था में जितना मान सम्मान जातक को मिलना चाहिए वो न मिल पाए, या अन्य के लिए अच्छा करने के बाद, क्योंकि गुरु पारिवारिक जीवन को दर्शाता है, तो घर परिवार में अन्य के लिए अच्छा करने के बाद भी उसे श्रेय न मिले, ये बात भी देखने को मिल सकती है। ऊपर से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सूर्य और शनि एक साथ है। हालांकि सूर्य शनि कोई खराब नहीं होता, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है, अच्छे कार्य करने वाला और सभी के लिए अच्छा सोचने वाला बनाता है, स्वयं का भी मान सम्मान जातक अच्छा बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन पिता के लिए कमजोर होता है, क्योंकि पिता का जीवन कई बार संघर्ष से भरा हुआ हो, फिर पिता से तालमेल थोड़े कमजोर रहे। नवम का राहु भी इसी बात को दर्शा रहा है, तो ये बात कई बार आती है। यहाँ पर फिर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल जो इस कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह बनता है वो नीच राशि में पंचम भाव में है, तो इस कारण से परेशानी या चिंता भी प्रदान करता है। और पंचम भाव में मंगल की स्थिति विवाह के दृष्टिकोण से भी अच्छी नहीं मानी गई। हालांकि जातक का विवाह आदि सब हो चुका है, लेकिन इस पंचम भाव में मंगल का एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। वैसे तो इस शनि का प्रभाव इस मंगल पर नहीं है, अन्यथा यह 100% देखने को मिलता कि मंगल शनि का जब भी संबंध पंचम भाव से आता है तो विवाह होने के पहले जातक का जैसे सगाई टूटना या रिश्ता पक्का होकर तोड़ना पड़े, इस तरह की कुछ बातें देखने को मिलती है जो थोड़ी विवाह के लिए अच्छी नहीं रहती। तो आप मिलाकर देखिएगा, ये प्रभाव कई बार मिलता है। फिर हालांकि यहाँ तो बुध अच्छा बैठा हुआ है, बुध चतुर्थ भाव में हो तो लोगों को ज्ञान देना, सलाह देना, शिक्षा देना, इस तरह का स्वभाव जातक का होता है। जातक सभी को सही सलाह देता है और अन्य के लिए अच्छा सोचता है। साथ ही साथ ये बुध वक्री है जो बहुत श्रेष्ठ है, जातक को बहुत बुद्धिमान बनाएगा। इसने यहाँ पर भद्र योग का निर्माण किया है जो जातक को अधिक गहराई तक किसी बात को सीखना, खोजना, जानना, इस तरह की बातों के लिए प्रेरित करेगा, जो मैं समझता हूँ इस बुध के प्रभाव से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो अभी वर्तमान में जातक को मंगल की दशा है। मंगल चूंकि इस कुंडली का कारक ग्रह है, कुंडली के पंचम भाव में है, भले नीच राशि का है, लेकिन फिर भी जातक को सफलता देने के लिए अच्छा है, तरक्कीदायक योग बनाता है। यहाँ नवमांश में तो ये देखा जाए तो मंगल चंद्रमा दोनों साथ में है, जिससे भी इसका प्रभाव अच्छा होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो तो खराब नहीं है, भले ये चलो दिग्बल से दूर भी है, सूर्य भी कमजोर है यहाँ पर, तो उससे मंगल के बल में कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी जातक को ये मंगल सुख सुविधा और कम से कम जितने भी अपने भौतिक लाभ है वो कराने का काम करेगा और धीरे धीरे जातक के जीवन में स्थिरता लाने का काम करेगा। अब अभी देखिए मंगल में शनि का प्रभाव चल रहा है और ये है इस साल के अप्रैल तक। अब वैसे तो पिछले साल के फरवरी से अभी तक देखा जाए तो शनि का प्रभाव क्या करता है, चतुर्थ के शनि का, कि जातक को जीवन काल में संघर्ष करवाता है। अच्छा प्रभाव मतलब अन्य से तालमेल के रूप में कम देता है, लेकिन इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के पास एक से अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन का सुख रहेगा। जातक एक से अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन अर्जित कर पाएगा, अपने जीवन में कमा पाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये मंगल, यहाँ पर जो मंगल और शनि का प्रभाव है ये अच्छा है, तरक्की देने वाला है। हाँ ये जरूर है कि जातक को क्रोध में कुछ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि से दूसरे भाव में यहाँ पर मंगल विराजमान है, जो दर्शाता है कई बार जातक गुस्से में कुछ बोल दे तो अन्य से तालमेल खराब होते हैं और कोई अच्छा प्रभाव भी नहीं मिलता, तो उससे बचना चाहिए। बाकी देखिए केतु और शुक्र दोनों साथ में है, ये योग भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दोनों एकदम पास की डिग्रियों पर है, 1 डिग्री का भी अंतर दोनों के अंदर नहीं है, जिससे शुक्र अधिक कमजोर हो जाता है। जातक सुख सुविधा अर्जित तो कर सकता है, लेकिन अधिकतर उसका जो भोग है, अधिकतर उसका जो सुख है अन्य लोग ही लेते रहे, ये बात देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये केतु चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर कहे जा सकते हैं। और वैसे तो वृषभ राशि में ही, अपनी राशि में ही शुक्र है, जिससे कम से कम शुक्र बहुत कमजोर नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, ये कम से कम तीसरे भाव में होकर अन्य से तालमेल को भी और वैवाहिक जीवन को भी ये थोड़ा कमजोर करेगा, मिला जुला प्रभाव देने वाला बना देगा। लेकिन केतु शुक्र भी धार्मिकता के लिए अच्छा योग होता है, धार्मिक कार्यों में व्यक्ति को जोड़ता है, व्यक्ति सादगी भरा जीवन जीता है। ज्यादा दिखावे करना और फैशन में रहना जातक का स्वभाव नहीं होता, अपने शालीन स्वभाव में जातक रहता है और अपने जीवन में उससे ही तरक्की हासिल कर पाता है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस केतु शुक्र के कारण। लेकिन ओवरऑल प्रभाव अच्छा है, सफलता देने वाला है। और जातक को जीवन में अभी आगे तो मंगल में बुध लगेगा, तो बुध देखा जाए तो इस कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो मंगल में बुध में कार्य में वृद्धि होना जो इस अप्रैल से लगेगा, तो अप्रैल से ही कार्य में वृद्धि होना, तरक्की मिलना, इस तरह का प्रभाव है। केतु में शुक्र में भी लाभ के लिए योग अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, चंद्रमा का प्रभाव भी अच्छा है। बल्कि चंद्रमा में तो यात्राएं अधिक नजर आती है, जातक को घूमना फिरना पड़े, कहीं बाहर जाना हो, अच्छी लंबी यात्रा हो, इस तरह का प्रभाव है। तो ये अच्छा योग है, यहाँ पर तरक्कीदायक है। आगे राहु की दशा लगेंगी 2027 से, तो राहु देखिए नवम भाव में है। नवम भाव का राहु बहुत खराब नहीं होता,
बल्कि अच्छा प्रभाव राहु देता है नवम में। लेकिन एक बात है कि इसका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है, जिसके चलते राहु को नेगेटिव प्रभाव वाली स्थिति प्राप्त होगी और राहु थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अब जब राहु कभी भी कमजोर हो, पीड़ित हो, तो जातक को यह मानसिक रूप से अशांत करता है, चिंतित करता है और कहीं ना कहीं रुकावटें अधिक आती है, धोखा अधिक मिलता है। ऐसी अवस्था में जातक को कोशिश करना चाहिए कि अभी से ही भगवान शिव की आराधना करते रहे। और ये वृश्चिक राशि में है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करते रहे, उन पर दूध में जौ मिलाकर अर्पित करें, या जो अभी के समय पर दूध में काले तिल मिलाकर सोमवार के सोमवार अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जातक के लिए। अभी के समय पर किसी पूर्णिमा को जातक को चांदी की चेन धारण कर लेना चाहिए गले में, वो भी शुभ रहता है। और बाकी रत्न के रूप में वैसे तो किसी रत्न की मुझे आवश्यकता लगती नहीं, लेकिन चंद्रमा का रत्न फिर भी पहना जा सकता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा बलवान होगा तो ये जो कर्क राशि है बलवान होगी, कर्क राशि बलवान होगी तो मंगल को शुभ प्रभाव मिलेगा, मंगल बलवान हो जाएगा और मंगल के बलवान होने से राहु की स्थिति अच्छी हो जाएंगी, यानी अभी की दशा का स्वामी और आगे की दशा का स्वामी दोनों ही अच्छे हो जाएंगे, जो जातक की सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जातक को मंगल को और राहु को बलवान करने के लिए चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। तो इसीलिए शिव जी की आराधना करना और चांदी की चेन पहनना, चंद्रमा का रत्न मोती धारण करना 9.25 रत्ती का अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, ये जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। बाकी यहाँ चंद्रमा के लग्न में होने से चिंता अधिक करना, टेंशन लेना, हालांकि वर्गोत्तमी है चंद्रमा, लेकिन फिर भी यह प्रभाव आता है जो थोड़ी टेंशन देता है। और मैंने आपको बताया है कि यदि बुध के नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म हो, ये बुध का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, उसके चौथे चरण में जन्म हो तो उस ग्रह की दशा अच्छी नहीं होती, यानी यहाँ चंद्रमा की दशा कोई बहुत अच्छी दशा नहीं रही होंगी, ये बल्कि मानसिक अशांति और चिंता देकर के गई होंगी। अब देखा जाए तो वैसे यही स्थिति इस मंगल की भी है। मंगल भी यहाँ पर अपने अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में है, जो बुध का नक्षत्र है। तो बुध के नक्षत्र में जो भी ग्रह चौथे चरण में होता है वो स्वास्थ्य संबंधी या कुछ मानसिक रोग प्रदान करता है, जिसके कारण चिंता बनी रहती है, किसी न किसी चीज की चिंता चलते रहती है। और यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह है तो हेल्थ पर असर आता है, हेल्थ में थोड़ी गिरावट आती है। तो इसीलिए जातक को हेल्थ के लिए सजग रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर अपने काम को भी सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो उपाय बताए हैं चंद्रमा के वो कर लेना चाहिए, उससे अच्छा प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। बाकी तो कुंडली में अगर देखा जाए तो योग अच्छे ही है, और अभी कम से कम मैंने जैसा कहा कि दशा मंगल और राहु जैसे ग्रहों की जो विशेष कोई खराब नहीं है। ठीक है, मंगल थोड़ा मिला जुला जरूर है क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, चौथे चरण में है, लेकिन अन्य जो स्थिति है वो अच्छी है। बाकी तो आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में जो बताना चाहे आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है। बाकी अगर आप भी अध्ययन करवाना चाहे तो आप वीडियो में कमेंट कर दिया करें। जब प्रतिदिन आप कमेंट करेंगे तो आपके चयन होने की संभावना बढ़ जाएंगी और आपको आपकी कुंडली का अध्ययन शीघ्र ही प्राप्त हो भी पाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।